नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थशास्त्र में NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12 अर्थशास्त्र में क्लास 10th का अध्याय 2 पढ़ेंगे। क्लास 10th का अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के समूह को क्या कहते हैं? क्षेत्रक। विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के समूह को क्या कहते हैं? क्षेत्रक। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का का उत्पादन करते हैं उसे किस क्षेत्रक में रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसे किस क्षेत्रक में रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक। कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्रक को किस क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है? प्राथमिक। कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्रक को किस क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है? प्राथमिक। इनमें से कौन सा द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? उद्योग विनिर्माण। इनमें से कौन सा द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? उद्योग विनिर्माण। दिए गए कथनों पर विचार करें। प्राकृतिक उत्पाद प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत सेवाएं आता है, ट्रेन, अस्पताल। तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण आता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 और 3 सही नहीं है, केवल एक सही है। प्राकृतिक उत्पाद प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? टेलीफोन, परिवहन, संचार, बैंक, शिक्षक, डॉक्टर। उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? टेलीफोन, परिवहन, संचार, बैंक, शिक्षक, डॉक्टर। उपयुक्त में से सभी सही है। तृतीयक क्षेत्रक को और एक किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक को और एक किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्रक। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना के लिए अर्थशास्त्री का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य का उपयोग किया जाना है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य का उपयोग किया जाना है। प्रत्येक क्षेत्रक की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करके। प्रत्येक क्षेत्रक की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करके। प्रत्येक क्षेत्रक की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? मध्यवर्ती वस्तुएं
अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा क्षेत्रक शामिल किया जाता है? केवल प्रथम क्षेत्रक, केवल द्वितीय क्षेत्रक, केवल तृतीय क्षेत्रक, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा क्षेत्रक शामिल किया जाता है? केवल प्रथम क्षेत्रक, केवल द्वितीय क्षेत्रक, केवल तृतीय क्षेत्रक, उपयुक्त में से सभी सही है। सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तीनों क्षेत्र के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन जैसा कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपयुक्त कथन में से सही कथन कौन सा है? तो आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तीनों क्षेत्र के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन जैसा कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से सभी सही है। भारत में सकल घरेलू उत्पादन का मापन जैसा कठिन कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार के मंत्रालय। भारत में सकल घरेलू उत्पादन का मापन जैसा कठिन कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार के मंत्रालय। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में किस क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है? प्राथमिक क्षेत्रक। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में कौन सा क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है? प्राथमिक क्षेत्रक। अधिकांश श्रमजीवी लोग किस क्षेत्रक में ही नियोजित हैं? तृतीय क्षेत्रक। अधिकांश श्रमजीवी लोग किस क्षेत्रक में नियोजित हैं? तृतीय क्षेत्रक। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा बुनियादी सेवा माना जाता है? ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, शैक्षिक संस्थाएं, डाक तार सेवा, इनमें से सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा बुनियादी सेवा माना जाता है? ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, शैक्षिक संस्थाएं, डाक तार सेवा, आंसर डी, इनमें से सभी। दिए गए कथन और कारण को पढ़ें और सही कथन का चयन करें। कथन: कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। कारण: प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। इसका आंसर डी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। कथन है, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। कारण: प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं
की मांग उतनी ही अधिक होगी। आंसर सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही सही व्याख्या करता है। देश में आधे से अधिक लोग किस क्षेत्रक में लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में। देश में आधे से अधिक लोग किस क्षेत्रक में लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में। दिए गए कथनों पर विचार करें। कृषि क्षेत्रक के श्रमिक में अल्प बेरोजगारी है। कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तब भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कृषि क्षेत्र के श्रमिक में अल्प बेरोजगारी है। कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तब भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सुविधाएं मिलती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। इस अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सुविधाएं मिलता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। इस अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही है। संगठित क्षेत्रक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन सा सही है? तो आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। उपयुक्त में से सभी सही है। किस क्षेत्रक में भविष्य निधि और रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है? संगठित।
किस क्षेत्र में भविष्य निधि और रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है? आंसर सी, संगठित। संगठित क्षेत्र में कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान, चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं, नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। संगठित क्षेत्र में कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान, चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं, नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। उपयुक्त में से सभी सही है। आंसर डी हो जाएगा। किस क्षेत्र में काम करने के नियम और विनियम होता है और उसका पालन नहीं होता है? असंगठित। किस क्षेत्र में काम करने के नियम और विनियम होता है पर उसका पालन नहीं होता है? असंगठित। ग्रामीण क्षेत्रों असंगठित क्षेत्र में काम करने पर मजबूर लोग कौन हैं? भूमिहीन कृषक, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदार। उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ग्रामीण क्षेत्रों असंगठित क्षेत्र में काम करने पर मजबूर लोग कौन हैं? भूमिहीन कृषक, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदार। उपयुक्त में से सभी सही है। शहरी क्षेत्रों असंगठित क्षेत्र में काम करने पर मजबूर लोग कौन हैं? लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों, सड़कों पर विक्रेता का काम करने वालों, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों। उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। शहरी क्षेत्रों असंगठित क्षेत्र में काम करने पर मजबूर लोग कौन हैं? लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों, सड़कों पर विक्रेता का काम करने वालों, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक। आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक। दोनों सही है। सार्वजनिक क्षेत्रक में
अधिकांश परिसंपत्तियों पर किसका स्वामित्व होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर किसका स्वामित्व होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। आंसर ए हो जाएगा, सरकार का स्वामित्व। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। आंसर ए हो जाएगा, लाभ अर्जित करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। निजी क्षेत्र सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। निजी क्षेत्र सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नीचे कथन और कारण दिया गया है, सही कथन और कारण को चुनें। कथन: सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। कारण: कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं। आंसर सी हो जाएगा, कथन और कारण सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। कथन: सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। कारण: कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं। आंसर सी हो जाएगा, कथन और कारण सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है बताना है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है।
इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता भी है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। दिए गए कथन से सही कथन का चयन करें। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वो बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतया उपेक्षित भागों की देखभाल करें। तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है।